हेलो बच्चों, मैं सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 8 के बच्चों के लिए प्रतिभा बुक से पाठ 13 अध्ययन एक निबंध लेकर आई हूँ, जिसे लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। यह संसार ज्ञान का भंडार है तथा ज्ञान को प्राप्त करके प्रतिभा संपन्नता के लिए अध्ययन करना जरूरी है। अध्ययन ही हमारे लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है तथा इसी से हम अपने दैनिक जीवन में शिक्षा और प्रेरणा ग्रहण करते हैं। इसलिए हमें अपना उद्देश्य निर्धारित करके नियम पूर्वक एकाग्रता से अध्ययन करना चाहिए। यानी हर चीज़ के लिए अध्ययन बहुत ज़रूरी है बच्चों। अध्ययन एक बार जब आपका उद्देश्य पक्का हो जाता है, उसके बाद हमें उसके ऊपर अध्ययन करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। तो चलिए निबंध शुरू करते हैं। अध्ययन पाठ 13। अध्ययन ज्ञान की वृद्धि और आनंद की प्राप्ति का एक साधन है। वह आत्म संस्कार के विधान का एक अंग भी है। मनुष्य जाति में के सुख और कल्याण के विषय में संसार के प्रतिभा संपन्न लोगों ने सिद्धांत स्थिर किए हुए हैं। उन्हें जानने का साधन स्व अध्याय ही है। जो पढ़ता नहीं है उसे उसकी खबर ही नहीं रहती कि मनुष्य की ज्ञान परंपरा किस सीमा तक पहुंच चुकी है। वह अंधकार में गिरता पड़ता रहता है, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों में भटकता फिरता है और जयती जयती बोलकर जानता ही नहीं कि मनुष्य के श्रम में एक प्रशस्त मार्ग तैयार हो चुका है। यानी हर चीज़ के लिए सिद्धांत बनाए हुए हैं। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो अज्ञानता के कारण इधर उधर ही भटकते रहेंगे। अध्ययन से हम अपने दैनिक जीवन में शिक्षा और प्रेरणा ग्रहण करते हैं। अध्ययन से ही भूतकाल की घटनाएं हमारे अंतःकरण में प्रत्यक्ष होती हैं और उसमें बड़े बड़े राज्यों की उत्पत्ति एवं उनके उत्थान और पतन का पता चलता है। अध्ययन से ही हम यह भी विदित होता है कि किस प्रकार मनुष्य की सभ्यता का प्रभाव कभी रुकता और कभी पीछे हटता, किंतु अनिवार्य वेग के साथ बहता हुआ आगे बढ़ता आया है। अनेक विघ्न बाधाओं को पार कर तथा भयानक कष्टों और आपत्तियों को झेलकर मनुष्य क्रमशः उन्नति करता रहा है। यानी कि भूतकाल की घटनाएं अगर हम दोहराते हैं तो हमें पता चलता है कि कैसे उसका उत्थान हुआ, कैसे पतन हुआ, मनुष्य की सभ्यता पर उसका क्या क्या असर हुआ और कई बार वो रुका, कई बार बढ़ा। इसी वेग से वो आगे बढ़ता गया और जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, परंतु मनुष्य उन्हें झेलकर आगे ही बढ़ता रहता है। अध्ययन के द्वारा हम घर बैठे बैठे विद्वानों के गंभीर विचारों को जान सकते हैं और संसार भर के प्राचीन महापुरुषों के सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। अध्ययन हमें अतुल ज्ञान भंडार से परिचित कराता है। भवभूति और कालिदास अपने काव्य द्वारा हमारे सामने उपस्थित रहते हैं। जब हमारा जी चाहे तब जैसी की कहानी सुने, जब मन में आए तो जन्मांध सूर के प्रेम और चतुराई से भरे पद पढ़कर रसमग्न हो, और जब चाहे गोस्वामी तुलसीदास की गंभीर गिरा से अपनी
उद्विग्न मन को शांत करने के लिए रामचरितमानस देखकर पुलकित हो जाएं। यानी कि ये अध्ययन ही है जिसके कारण हम महापुरुषों के जीवन की घटनाओं को, बड़े बड़े विचारों के लोगों को घर बैठकर सुन सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो भवभूति हों, कालिदास जी हों, जायसी हों, सूरदास जी हों या फिर गोस्वामी जी हों, हम घर बैठकर अध्ययन करके उनके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तकों के द्वारा हम किसी महापुरुष को जितना अधिक जान सकते हैं, उतना उसके मित्र, पुत्र और सगे संबंधी भी नहीं जान पाते। जो ग्रंथकार अपने समय में आसपास के लोगों से बोलने चालने में संकोच करते होंगे, वे अध्ययनशील पुरुष के निकट एकांत में अपनी पुस्तकों द्वारा हृदय को बेधड़क खोल के रख देते हैं। उनकी सारी प्रकृति हमारे सामने आ जाती है। यानी कि जो जानकारी हमें उनके मित्र, पुत्र, सगे संबंधियों से नहीं मिल सकती, वो हमें उनके ग्रंथों से मिल सकती है। विद्याभिलाषी पुरुष को साथियों का अभाव कभी नहीं रहता है। उसकी कोठरी में सदा ऐसे लोगों का वास रहता है जो अमर हैं। वे उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने और उसे समझाने के लिए सदा प्रस्तुत रहते हैं। कवि, दार्शनिक, विद्वान जिन्होंने प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन किया है और बड़े बड़े महात्मा जिन्होंने आत्मा के गुण रहस्यों की था लगा दी है, सदा उसकी बातें सुनने और उसकी शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं। यानी जो विद्या का अभ्यास करते रहते हैं, वो कभी भी अकेले नहीं होते हैं। उनके साथ बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े रहते हैं, उनको समझते हैं, परखते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं और गंभीर रहस्यों पर अपनी राय भी देते हैं। बिना किसी उद्देश्य के सरसरी तौर पर पुस्तकों के पन्ने उलटने जाना अध्ययन नहीं है। लिखी हुई बातों को विचार पूर्वक पूर्ण रूप से हृदय से ग्रहण करने का नाम अध्ययन है। यानी खाली हम ऊपर फॉर्मेलिटी के तौर पे पन्ने पलट लें और कहें पढ़ लिया है, तो ये अध्ययन नहीं होता। लिखी हुई जो बातें होती हैं उन पे विचार करना और उन्हें अपने दिल से ग्रहण करना ही अध्ययन होता है। प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपने पढ़ने का उद्देश्य स्थिर कर लेना चाहिए। इसके लिए सबसे मुख्य बात यह है कि पढ़ना नियम पूर्वक हो, अर्थात इसके लिए नित्य का समय उपयुक्त होता है। सूरदास के विषय में प्रसिद्ध है कि वह नित्य सवेरे स्नान आदि के उपरांत कुछ पद बनाकर ही जलपान करते थे। प्रातःकाल का समय न मिलने पर सुबीते के लिए कोई भी समय रखा जा सकता है, चाहे सवेरे का समय हो, चाहे रात का हो, चाहे 1 घंटे का समय हो, चाहे 2-3 घंटे का। नियम का दृढ़ता से पालन होना चाहिए। यानी जीवन में समय निकालकर अध्ययन करना चाहिए और उसे कंटिन्यूटी में रखना चाहिए। अध्ययन में बार बार दोहराने की क्रिया करनी पड़ती है, जिससे पढ़ी हुई बात मन में बैठ जाए। जब मैं किसी पुस्तक का प्रकरण पढ़ लेता हूँ तो पुस्तक बंद करके उसमें आई हुई मुख्य बातों को ध्यान में लाता हूँ। इसी क्रम से मैं एक एक प्रकरण पढ़ता जाता हूँ। जब पुस्तक समाप्त हो जाती है तो मैं वो पूरी पुस्तक का अनुक्रम एक एक प्रकरण करके मन में धारण करता हूँ और पुस्तक की सारी बातों को दोहराता जाता हूँ। यानी अगर आप बार बार पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद वो बात आपके मन में बैठ जाएगी। और जब भी आप नया शुरुआत करें तो एक बार पहले का देख लें कि आप भूले हैं तो नहीं। इससे आपका दोहराने की प्रक्रिया भी हो जाएगी
और एक समय आएगा जब आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा किताब में भी और आपके मस्तिष्क और दिलो दिमाग में भी। अध्ययन में नोटबुक रखने से बड़ी सहायता मिल जाती है। जो पुस्तक तुम पढ़ो उसके चमत्कारपूर्ण अंशों को लिखते जाओ, जिससे विद्वान और प्रतिभाशाली व्यक्तियों की उक्तियों को संचित रखने से अवसर पड़ने पे तुम्हें शांति, उपदेश और उत्साह मिल सके। यदि पुस्तक तुम्हारी ही हो तो पृष्ठ के ऐसे स्थानों पर निशान लगाते जाओ जो बार बार पढ़ने के योग्य हो, जिनमें कोई सुंदर उक्ति हो, जो संदिग्ध हो अथवा जिनके विषय में छानबीन आवश्यक है। पढ़ने के विषय में हमको यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि जो कुछ हम में रुचे उसे अच्छे से पढ़ें और चिंतन करें। यानी कि हमें अपने पास एक नोटबुक भी रखनी चाहिए जिसके अंदर हम जो भी पढ़ते हैं उसके अंदर जो तुम्हें अच्छा लगता है, किसी की कोटेशन या किसी की बातें, उनको लिख लेनी चाहिए, जिससे समय पढ़ने पर हम उनका प्रयोग अपनी बातों में कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बुक अपनी हो तो उन पर चिन्ह लगा लेने चाहिए, जिससे आपको पता चले कि इन पे चिंतन अधिक करना है या छानबीन करनी है। आगे देखते हैं बच्चों। एक समस्या यह भी है कि कोई भी पुस्तक पढ़ी जाए और कौन सी ना पढ़ी जाए। भोजन सामग्री की भांति कुछ पुस्तकें अच्छी होती हैं और कुछ बुरी। प्रतिकूल भोजन के समान निकृष्ट पुस्तकें त्याग देनी चाहिए। जिन पुस्तकों की विषय वस्तु दूषित है, शब्दावली आडंबरपूर्ण है, विचार बुरे हैं और वे हानिकारक होती हैं, यानी जो पुस्तकें पढ़ने योग्य नहीं हैं, जिनकी भाषा ऐसी है, बुरी है या जो हमारे अनुकूल नहीं है, उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए। सामान्यतः अच्छी पुस्तकें काल और स्थान की सीमा को पार करके आगे बढ़ती रहती हैं, यानी जो अच्छी बुक्स होती हैं उनसे हमें बहुत अधिक ज्ञान मिलता है और वो हमें मैच्योर बनाती हैं, हमें ज्ञान की भंडार सुनाती हैं। अध्ययनशील व्यक्ति का कर्तव्य जो कुछ पुस्तक हाथ लगे उसको पढ़ना मात्र ही नहीं है, बल्कि अच्छी, उपयोगी और सुरुचिपूर्ण पुस्तकें चयन करना भी सीखना है। जो अध्ययनशील व्यक्ति होते हैं उनका एक कर्तव्य यही नहीं है कि जो मिल जाए उसी को उठाकर पढ़ने लग जाएं, बल्कि ये भी देखना होता है कि अच्छा क्या है, ये हमारे लिए लाभदायक है, हमारे इंटरेस्ट का है कि नहीं। तभी अध्ययन आत्म संस्कार और चरित्र गठन में सहायक हो सकता है। और अगर उसने इस तरह चयन करके किताब पढ़ना शुरू करा तो क्या है कि एक दिन उसका कैरेक्टर भी अच्छा बिल्ड होता है। मूल्य: नियम पूर्वक व एकाग्रता से अध्ययन करना तथा अध्ययन के महत्व को समझना चाहिए। आई होप रामचंद्र शुक्ल जी के इस निबंध वाले चैप्टर को, जिसका नाम अध्ययन था, उसे आपने ध्यान से समझा होगा और आप भी बच्चों अब अध्ययन की तरफ ध्यान देंगे और अपने कीमती समय में से कुछ समय पढ़ने में लगाएंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।